that is transportation. Could you see the whiteboard or not? Yes, ma'am. अच्छा, you can do one thing for me कि जैसे जैसे जो है हम लोग करते जाएंगे काम, तो you will have to take the screenshot of every page of the board at the last. Okay, so the Okay, ma'am. chapter 14 is basically transportation. If we start it right away, first of all, we will have to see why there is need for transportation. Need for transportation in plants or animals or all living organisms in nature. Why do they need transportation of materials? So, as far as the concept of transportation of materials is concerned, you must know one thing कि आपको बताया कि नेचर में हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या हम खुद हैं, वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमें चाहिए होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हर टाइम सर्टन काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो हो रहे होते हैं. ऐसे ही है, देयर आर टेकिंग प्लेस number of physical and chemical reactions in the body of living organisms all the time. Is it so? Yes, ma'am. So if we see this thing कि हमारी बॉडी में हर टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बेटे, अगर वो हो रहे हैं तो हमें उनके कुछ प्रोडक्ट्स भी मिल रहे होंगे, कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी मिल रहे होंगे. ऐसा तो नहीं होता कि रिएक्शन हो जाए और उसका जो है कोई एज सच साइड प्रोडक्ट ही ना बने या कोई ऐसा प्रोडक्ट ही ना बने जिसकी ट्रांसपोर्टेशन लाजमी हो. ठीक है, सो हमारे पास जो रिएक्शन एक जगह पे हुआ हमारी बॉडी के अंदर, इधर इन प्लांट्स और इन एनिमल्स, हमें उस रिएक्शन के प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहां पे सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो वहीं रिक्वायर्ड है. ऐसी बात है. अच्छा, अब इन रिएक्शंस के दरमियान बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स भी तो बनते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होना और बॉडी से रिमूव हो जाना बहुत जरूरी है. ऐसे ही है, such as transportation of waste materials outside the body is required. Is it so? अच्छा, अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वुड बी अनएबल टू गेट द रिक्वायर्ड मटेरियल्स एंड रिमूव द वेस्ट. Is it so? Bodies of the complex living organisms would not be able to get rid of all those waste materials जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं. Is it so? अच्छा, अब अगर हम फर्दर इस चीज को लेके चलें और हम देखें कि फॉर्मेशन पॉइंट्स की क्यों जरूरी है, हमारे पास इन चीजों का नॉलेज होना क्यों जरूरी है. ठीक है, सो बेसिकली हम पढ़ना शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कि वो कैसे होती है. तो एज फार एज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज कंसर्न, हम लोग पहले भी इन चीजों को पढ़ चुके हैं. ठीक है, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड वाटर टेक प्लेस इन प्लांट्स. Uptake and transport of materials takes place in plants. ऐसे ही होता है.
अब ये सब कुछ होता कैसे है? आपने आज तक जितनी भी लाइफ में चीजें देखी बायोलॉजी से रिलेटेड, आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो कि हमारे प्लांट्स के पास कुछ सर्टन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फीचर्स जिसके थ्रू वो ये सारा काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो आप मुझे खुद बताएं कि प्लांट के अंदर सबसे पहले तो मुझे बताएं प्रोड्यूस क्या क्या होता है, ठीक है, जिसका ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि आपको क्या लगता है कि वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स कराते हैं। फिर उन मटेरियल्स में से बहुत सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड है बॉडी के अंदर, और बहुत सारी चीजें हमने ट्रांसपोर्ट कर देनी होती हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट मैटर बनाते हैं। तो आप मुझे जरा वन बाय वन इस चीज के बारे में बताते जाएं कि आपने आज तक क्या देखा है इसके बारे में। जल्दी से बताएं। हम लोग लिख रहे हैं कि प्रोसेसेस, materials and their transportation means कि वो processes जो कि कुछ materials आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, और उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ रिक्वायर्ड मौजूद हैं सब्सटेंसेस वहां पे, तो वो कौन से हैं, कौन से मैकेनिज्म्स हैं, कौन से स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चर्स हैं इधर इन प्लांट्स। अभी तो हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं सबसे पहले प्रोसेसेस कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू यू। मैम सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन के लिए तो फोटोसिंथेसिस है मेन प्रोसेस। अच्छा, और फोटोसिंथेसिस है जी मेन प्रोसेस। हम्म। यस मैम, और इसमें हमारे पास जो मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं वो CO2 है, O2 है, शुगर्स हैं, मतलब CO2 ग्लूकोज। है, O2 है, एंड शुगर्स। ग्लूकोज, यस मैम। अच्छा जी। अब आपके अलावा कोई और बता सकता है ना? आप बताएं। इसके अलावा और मतलब ऐसे प्रोसेस बनते हैं उसमें रेस्पिरेशन भी आ सकती है हमारे पास। रेस्पिरेशन? या हम्म, क्या ये कह रहे हैं? रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन भी आ सकती है इसमें जो है ग्लूकोज जो है उसके साथ उसके हाइड्रोलाइज किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक हो गया। उसमें भी कुछ इसी तरह के मटेरियल्स हैं जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़े हैं, कुछ ऐसे ही है। कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, कुछ यस, यस मैम। मिलते जुलता है ये दोनों प्रोसेस। फर्दर क्या होता है? स्ट्रक्चर्स बताएं मुझे, और स्ट्रक्चर्स जो कि इन्वॉल्व हैं। स्टेम है, रूट से मिनरल्स। स्टेम, रूट, फर्दर लीव्स। अगर हम यहाँ पे लिखें एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ रूट, तो फिर ये ज्यादा एलेबोरेट हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा यस रूट मैम। एक्सटेंसिव होगी नेचर में, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब जो एब्जॉर्प्शन किस चीज की वो कर रही है, एब्जॉर्प्शन किस चीज की कर रही है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम और सॉइल। मिनरल्स की। ऐसी बात है। यस मैम। एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ रूट से वाटर एंड मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। और ज्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होने की वजह से यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या आता है उसका, कि उसके पास क्या होता है जी, सरफेस एरिया इंक्रीज इंक्रीज हो कर गया। जाता है। इज इट सो? अच्छा, यस मैम। स्टेम्स को देखा हमने, रूट्स को देखा हमने, और मजीद रूट के साथ एक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है रूट हेयर्स का। ऐसी बात है। यस रूट मैम। हेयर्स का स्ट्रक्चर होता है, उनके पास डेंस क्लस्टर ऑफ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको रूट हेयर्स कहते हैं। व्हाट आर डेंस क्लस्टर ऑफ टाइनी टाइम। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इज इट सो? मैम ये डेंस क्लस्टर क्या होगा? मतलब बहुत गहरा जो है झुरमट होता है, क्लस्टर झुरमट को कहते हैं, डेंस कहते हैं बहुत गहरा, ठीक है। मतलब गुच्छे नुमा टाइप होगा। हाँ, कह सकते हैं ऐसा होगा।
अच्छा, रूट हेयर्स जो होते हैं डेंस क्लस्टर ऑफ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट्स के ऊपर प्रेजेंट। ठीक है बेटे, तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं बेटा, ये बेसिकली एक्सटेंशंस होते हैं एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट की। क्या होते हैं? टेंशन। extensions of epidermis. These are basically extensions of एपिडर्मल सेल्स। extensions of epidermal cells of roots. ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास बेसिकली अगर सपोज करें हम लोग, तो जनाब ये हमारे पास है स्टेम, ऐसी बात है। यस ये मैम। रूट्स हैं, ठीक है, पौधे के नीचे बेटे। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटेंसिव ब्रांचिंग उसमें हुई होती है। अब जो ये एक्सटेंसिव ब्रांचिंग है ना रूट्स की, ठीक है, इनके पास यहाँ पे बेटे रूट लाइक स्ट्रक्चर, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, इस तरह क्लस्टर्स में ना, ऐसे करके एक साथ ढेर सारे होंगे क्लस्टर्स में। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब ये क्या करेंगे भाई, ये क्या करते हैं, ये एक्सटेंशंस हैं रूट हेयर्स की, तो ये बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज करके ना उसको प्रोवाइड करते हैं मोर ऑफ द थिंग, के वो मिनरल्स और वाटर को ज्यादा से ज्यादा सॉइल में से एब्जॉर्ब कर सकें। ये बात समझ आ गई है? यस मैम। जितना भी टोटल सरफेस एरिया रूट्स का होता है ना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूट्स, सो यहाँ पे आएगा आउट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूट्स 67% is provided by root hairs. ये बात समझ आ रही है कि जितना भी टोटल सरफेस एरिया है ना रूट्स का बेटे, उसमें से जो 67% है ना, वो कहाँ से आ रहा है? रूट हेयर से। ठीक है, यस मैम। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं इस चीज को फर्दर। देखो, एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, प्रोसोपिस ट्री ऑफ लेगुमिनेसी फैमिली। व्हाट डज लेगुमिनेसी फैमिली मींस? ये कौन अपने जो नुमान साहब हैं, कोई एम नुमान, आप बेटा अपने जो शाहकार आपने क्रिएट किए हैं, प्लीज इनको क्रिएट ना करें, ठीक है? अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है बेटे, कि प्रोसोपिस ट्री, प्रोसोपिस ट्री ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली। मैंने आप लोगों से पूछा लेग्यूमिनेसी फैमिली कौन सी है? मैम वो जो वो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जिनके साथ होते हैं, वो चने वाली फैमिली। चने वाली फैमिली? यस बेटा मैम। वैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली है कौन सी? कौन सी है फैम? हाँ, बाकी भी होश में आ जाए। सिप्तैन, यस मैम, सुन रहा हूँ। हाँ जी बताएं। पता नहीं क्या दिमाग में याद नहीं आ रहा। किताबें किधर हैं तुम लोगों की? हमारे सामने। फिर देख के बताओ ना। इधर तो मैम ऐसे नाम ही नहीं है। बेसिकली लेगुमिनेसी फैमिली जो है बेटा, वो फलीदार पौधों की फैमिली है ना, ठीक है? तो हाँ फैबेसी जी, फैबेसी है। क्या कह रहे हो? फैमिली फैबेसी में मेरे को वो है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। अच्छा, इसके अंदर जो
प्रोसोपिस ट्री है ना, लेगुमिनेसी फैमिली का, उसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है ना रूट की वो 50 मीटर्स तक है। तो आप खुद हिसाब लगाएं, अगर सॉइल के अंदर एक प्लांट, चाहे बाहर से वो छोटे छोटे बारीक से आपको स्मॉल प्लांट्स दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से देखो उनकी रूट डेप्थ कितनी है, 50 मीटर्स तक जा रही है, तो वो कितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है उस प्लांट के लिए, कि ताकि वो ऑब्जॉर्ब कर सके वाटर और मिनरल्स को। ऐसी बात है। यस ये मैम। जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे मूव करते रहें, क्योंकि जैसे ही मीटिंग एंड होगी ना तो आपका बोर्ड भी एंड हो जाता है। यस मैम, हो गया स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं आगे के मिनरल एब्जॉर्प्शन रूट्स कैसे करती हैं। मैम ये जो प्लांट्स होते हैं जिनका ये जो फैमिली की आप बता रही थी, तो ये 50 मीटर्स तक नीचे मतलब ग्रो कर जाते हैं? उनको कोई मतलब जो हमारा जो है जमीन के नीचे वाला सरफेस है, जो रॉकी पाथ वगैरह स्टार्ट होता है जहां से, हम्म। वो कितना नीचे से स्टार्ट होते हैं? बेटा ये जो है 50 मीटर्स कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जो है आपके जाके रोकी मैटर के साथ कन्वर्ज कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यस अब लें स्क्रीनशॉट? अब नहीं, अभी नहीं लेना। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। मैम, इसका आप थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज नहीं कर सकती? बेटा ये तुम्हें फोन में छोटा दिख रहा है, ये मेरे पास अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। यस और मैम। अगर मैं फॉन्ट बढ़ा करके लिखती हूँ ना तो ये मुझे मजीद जो है ना व्हाइट बोर्ड बहुत बड़ा बड़ा दिखता है उसके ऊपर लिखा हुआ। यस ठीक यस। है, तो ये ठीक हो यस जाएगा, मैम। बेसिकली आप इस बात की टेंशन ना लो। यस मैम। अच्छा, हमने आगे जो चीज पढ़नी है दैट इज मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ठीक है। If we see this thing, the minerals available to plant for the absorption are dissolved in the soil water. ऐसे ही होता है, soil water में यस dissolve भी होते हैं। कहाँ पे होते हैं? Dissolved in यस soil सॉइल water. वाटर। If we see further, तो जो कंसंट्रेशन होती है मिनरल्स की जो कि रूट्स के सॉइल के वाटर में डिसॉल्व हुए हैं, यहाँ पे अगर हम एक चीज लिखें, द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड minerals in water depends upon, तो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा, जरा आप मुझे खुद सोच के बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ की फर्टिलिटी। लैंड कैसी है? हाँ, लैंड कैसी है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दूसरा, एसिडिटी ऑफ सॉइल, के सॉइल के अंदर एसिडिक लेवल्स कैसे हैं, ठीक है। और अदर सॉइल फैक्टर्स जिनके अंदर आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। मिनरल जो कि सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना, वो रेडली अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को, ठीक है। मिनरल्स जो कि सोल्यूशन फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, उन्होंने सॉइल पार्टिकल्स के साथ की होती है आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, तो वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होते। मतलब ये जो है ना डिसॉल्व्ड सॉइल वाटर के अंदर जो मिनरल्स हैं, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताऊं कि मिनरल जो कि डिसॉल्व हुआ हुआ ना सॉइल वाटर के अंदर, बेसिकली यस मैम। मिनरल जो कि डिसॉल्व्ड है ना सॉइल वाटर के अंदर, दे आर readily available, readily available to plants, but others form ionic bonding to
soil particles due to which they are not readily available. ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ मैम आ गया? ये ऐसे होता है कि मतलब जो एक टाइप के मिनरल्स हैं वो सिर्फ होंगे, उनमें से भी कुछ होंगे जो अवेलेबल होंगे और कुछ आयनिक बॉन्डिंग करके बैठे होंगे, या ऐसे होता है कि एक टाइप के मिनरल्स अवेलेबल होंगे और जो दूसरे टाइप के मिनरल्स होंगे ऐसा तो वो नहीं होगा मतलब ना, आयनिक आप बॉन्डिंग बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि ऐसा होगा कि जो अवेलेबल है उनमें से भी कुछ अनअवेलेबल होंगे, हैं एक ही टाइप के। जैसे मैं कहती यस हूँ कि अगर आयरन उसको चाहिए तो आयरन कभी डिजोल्व होगा और कभी आयनिक बॉन्डिंग कर रहा होगा सॉइल पार्टिकल्स के साथ, ऐसा नहीं है। यस मैम ठीक है, यस आपको जो है ना अ, इसको करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, मतलब इसको प्लांट रेगुलेट करता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, यस मैम अच्छा जी, चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन। यस मैम मुझे जरा बता दे मीटिंग स्टार्ट हुए हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 20-25 मिनट हो गए होंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देखना है बेटे प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अब एब्जॉर्प्शन रूट कर कैसे रही है? देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, प्रोसेसेस इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन in the absorption by roots. So if we move, तो basically minerals जो root cells uptake करते हैं ना soil से, that is dependent upon two types of uptake. One is passive and one is active. uh, Active uptake and passive अपटेक। अब मुझे ये बताएं इन दोनों में से एनर्जी डिपेंडेंट कौन सा होगा? एक्टिव खोज लें फिर। एक्टिव ही है, अभी ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अब बूढ़े हो गए हो तुम लोग? यस मैम नो मैम, मतलब हम अभी छठी सातवीं से पढ़ा रहे हैं, फिर में हो अच्छा, गए। बेसिकली द एक्टिव अपटेक इज डन बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ एटीपी। क्या कहेंगे? इट यूजेस एटीपी। हाँ जी, इट यूजेस एटीपी। ठीक है बेटा, आगे हम लोग देखते हैं जनाब आपका पैसिव अपटेक। हाँ जी बेटे, तो पैसिव अपटेक कैसे होता है? बेसिकली द पैसिव अपटेक इज डन बाय डिफ्यूजन। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस मैम यहां तक कोई मसला परेशानी? अभी तक तो नहीं है। कब शुरू होगी परेशानी? पता नहीं।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि पैसिव अपटेक अगर होता है बाय डिफ्यूजन तो वो कितने तरीके से जो है वो पास जो है वो लेता है ताकि मिनरल्स जो है वो जाइलम टिश्यूज तक पहुंच जाएं। सो बेसिकली देयर आर इन्वॉल्व्ड 3 मेजर टाइप्स ऑफ पाथवेज जो कि इस कोर्स में मिनरल्स या जो वाटर है वो लेता है टू रीच द स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर उसने जाना है। तो सबसे पहला जो पाथवे होता है उसको एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। हाँ Apoplast. Second one is symplast. And the third one is vacuolar pathway. ठीक है, अब अगर हम आगे देखें कि एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, तो आपने इसको पढ़ा कभी पहले, क्या होता है एपोप्लास्ट पाथवे? नो मैम, हम तो नाम ही पहली दफा सुन रहे हैं। ओहो मैडम, हम तो इस लफ्ज को देख ही पहली दफा रहे हैं जिंदगी में, आज तक तो हमने ऐसे कोई लफ्ज ही नहीं थे सुने। हाँ, यही तो पाकिस्तानी निजाम की खराबी है, हमें पता ही नहीं है ये क्यों होता क्या है। अब आप पाकिस्तान को तो इल्जाम ना दें, आपके निजाम अपने की भी खराबी है, आपके दिमागी निजाम की भी खराबी है। नहीं, अभी जो हमें किताबें पढ़ाएंगे उसमें सिर्फ डिफ्यूजन तक काम महदूद रहा है, डिफ्यूजन का पता है। अच्छा, बाकी भी यही कहते हैं इस बारे में? यस। हाँ, सिद्धांत ने तो कहना यस मिस, ऐसे ही है। अच्छा जी, एपोप्लास्ट pathway is basically the pathway of adjacent cell walls which is continuous throughout the plant roots। मतलब वो diffusion of ions जो कि वाटर लेता है ताकि वो मैस को फ्लो करा सके along the एपोप्लास्ट pathway। बेसिकली जो एडजेसेंट क्या होती हैं, पाथवे इन्वॉल्विंग adjacent cells, ठीक है, and it is continuous throughout the plant roots। वन सेकेंड बेटे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, pathway involving adjacent cells that is continuous throughout the plant roots and basically the diffusion of ions along with water can take place by mass flow along the apoplast pathway। Basically the third thing is what in this pathway, diffusion of ions along with water takes place by
mass flow along अच्छा, we are running out of time basically. So इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रीजॉइन कर लेते हैं if you people are interested. ओके ले लिया? Have you taken the screenshot? यस मैम Okay. अभी हम पढ़ लेते हैं जितनी देर तक वो हमें निकाल नहीं देते यहाँ से. यहाँ we should rejoin, I think so. यस मैम